हे गाइस, आज खुश तो बहुत होंगे आप लोग। हाँ जी, खुश तो बहुत होंगे आप लोग। किस चीज़ के लिए? पेपर बहुत आसान था। एडवांस अकाउंट्स का पेपर ना तो ये लेंदी था ना ये टफ था। पेपर वॉज वेरी इजी, बहुत आसान पेपर था। मोस्टली चीज़ें जो मैंने आपको एबीसी कैटेगरी दे रही थी वहीं से ही कवर हो गई। ठीक है, स्टडी मैट, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी बेस्ड पूरा आपका पेपर था। तो पेपर वॉज वेरी इजी। एक बार मैं क्विकली इस पेपर का रिव्यू डाल देता हूँ कि भाई पेपर कैसा था। और अब आपको भाई पेपर जैसा भी हुआ है साइड करके ऑडिट की तैयारी में लगना है। ऑडिट को कैसे रिवाइज करोगे आप 1.5 दिन के अंदर अंदर, उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको अच्छी तरीके से देख लेना। और एडवांस अकाउंट्स का पेपर कैसा था एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। सॉल्यूशन वगैरह मैं कुछ नहीं डिस्कस करा। एक बार एग्जाम खत्म हो जाए तो मैं अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट्स का, ऑडिट का, तीनों का सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है, तो अभी एक बार देख लेते हैं पेपर में इन्होंने क्या क्या कवर किया। देखो भाई, ये आपका पेपर था क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एएस बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें ये पहला क्वेश्चन ये जो था ये आपका एएस 7 से था। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि भी एएस 7 बिल्कुल आने के चांसेस हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड, ये सब करके 3-4 चीजें निकालनी थी आपको। प्रॉफिट और लॉस, कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूआईपी और रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे, और अमाउंट ड्यू और फ्रॉम द कस्टमर एट द एंड। ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन थी। एएस 7 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये आपका एएस 9 का क्वेश्चन था। एएस 9 नॉर्मल सा एएस 9 का क्वेश्चन था। ये सारी चीजें आपको स्टडी मैट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। एक तो कंसाइनमेंट के केस में आपको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, और एक अगर बायर गुड्स की डिलीवरी को पोस्टपोन करा देता है तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, और सेल ऑन अप्रूवल के बेसिस पे अगर आपको फाउंडेशन अकाउंट्स का भी थोड़ी बहुत चीजें याद होंगी तो भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था एएस 9 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। उसके बाद बताया था मैंने आपको भाई एएस 18 जरूर करके जाना। ठीक है, एएस 18 के चांसेस है पूरे आने के। तो ये आपका एएस 18 का था। रिलेटेड पार्टी डिसाइड करनी थी आपको। ये आपका एसोसिएट कंपनी से रिलेटेड हो गया, ये आपका डायरेक्टर्स वाले पॉइंट से रिलेटेड हो गया, और ये आपका कौन सा था, कस्टमर वाले से रिलेटेड हो गया। भाई हमारा कस्टमर है तो कैसे डिस्क्लोज करोगे। ठीक है भाई, तो ये एएस 18 का एक नॉर्मल सा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। और उसके बाद बच्चों वाला क्वेश्चन सेगमेंट रिपोर्टिंग एएस 17, ये आपका क्वेश्चन था। देखो पहले ही क्वेश्चन में जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस बताए थे 7, 18 और 17, वो यहां पर इन्होंने कवर कर लिया। तो 3 तो एएस वही थे। एक 9 मैंने बी कैटेगरी में डाला था, लेकिन 9 भी डाल दिया, और 9 में भी इन्होंने बहुत सिंपल ही क्वेश्चन डाला है, बहुत इजी सा ही क्वेश्चन डाला है। ठीक है, तो पहला एएस का क्वेश्चन बहुत ही आराम से इजीली मैनेजेबल था, बहुत आसान था। उसके बाद 20 नंबर का ये आपका अमेलगमेशन का क्वेश्चन था। नॉर्मल क्वेश्चन था, ये भी इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई, एक्स वाई भाई बिजनेस कैरी कर रहे हैं, नई कंपनी बनी है एक्स वाई लिमिटेड, ये इनकी कैपिटल है, ऐसे ऐसे इनकी कैपिटल डिसाइड हुई है। ये एक्स और वाई के असेट्स और लायबिलिटी है, इंडिविजुअल है, ये इनकी रीवैल्यूड फिगर्स हैं। ठीक है भाई, ये आपकी इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है, इंटर जो ग्रुप ट्रांजेक्शन होती है आपस में सेट ऑफ होने वाली कॉन्ट्रा आइटम हो गई आपकी। ठीक है, फिर परचेज कंसिडरेशन के बारे में दे रखा है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस। स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका, ये पास्ट प्रॉफिट्स दे रखे हैं, और ये डिवेंचर वाला पॉइंट होता है जो इक्विवेलेंट इनकम प्रोवाइड करेगा, जो इक्विवेलेंट इनकम प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में आपको क्या निकालना था भाई, डिवेंचर कितने इशू करेगा, शेयर कितने इशू करेगा, और बैलेंस शीट बतानी थी आफ्टर अमेलगमेशन। नॉर्मल सा 20 नंबर का क्वेश्चन था। सर 20 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बहुत छोटा है, ये जरूर करके आना चाहिए था आपको क्वेश्चन, और पूरा स्टडी मैट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टडी मैट में ऐसा क्वेश्चन है, फिगर्स चेंज कर दी इन्होंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, अगेन ये बहुत इजी हो गया। तो पहले 40 नंबर तो बहुत स्कोरिंग हो गया आपके, एएस भी स्कोरिंग हो गया, अमेलगमेशन भी स्कोरिंग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो ए पार्ट है ये आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। अगेन स्टडी मैट बेस्ड क्वेश्चन। मैंने बताया भी था कि भाई सीपीएल, सीबीएस के चांसेस कम है इस बार, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं, कंसोलिडेटेड पीएल पूछेगा 15 नंबर में, और वही हुआ। तो भाई कंसोलिडेशन बड़ा ही सिंपल पूछ लिया इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं इसमें यहाँ पर आप। ठीक है भाई, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो गया। अब 3 के बी में इन्होंने क्या करा, एनबीएफसी पूछा। एनबीएफसी में इन्होंने एनओएफ निकालने के लिए पूछा, नेट ओन्ड फंड। इसमें ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा देखने वाला था कि भाई शेयर्स और डिबेंचर, शेयर्स वाला पॉइंट कवर होता है एनओएफ के कैलकुलेशन में, डिबेंचर नहीं कवर होता। थोड़ी आपको रेगुलेशंस याद रखनी थी। ठीक है, तो एनओएफ की कैलकुलेशन थी 5 नंबर के लिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये आपका बी पार्ट हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए पार्ट, ये अगेन आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन था, ये आपको सीबीएस बनाने के लिए। देखो कंसोलिडेशन 30 नंबर का पूछ लिया इन्होंने, कंसोलिडेटेड पीएल भी पूछ लिया और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी पूछ ली, तो ये भी और आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई रिजर्व अनचेंज्ड है, प्रॉफिट इतना है आपका, ये गुड्स की इन्वेंट्री वाली एडजस्टमेंट आ गई आपकी, स्टॉक रिजर्व वाली एडजस्टमेंट आ गई, क्रेडिटर ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट आ गई, और ये बिल्स पेबल वाली एडजस्टमेंट आ गई आपकी, ये भी नॉर्मल वाला पॉइंट था, बिल्स एंडोस वाली एडजस्टमेंट आ गई। तो कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी नहीं थी जो आपने ना कर रखी हो, और स्टडी मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन ही था आपका, आराम से भी मैनेजेबल क्वेश्चन था, 15 नंबर का कंसोलिडेशन का। ठीक है जी। फोर्थ के बी पार्ट में इन्होंने गार्नर वर्सेस मरे का रूल इन्होंने पूछा 5 नंबर का। मुझे इस पेपर में आपको वो नहीं दिखा, पार्टनरशिप नहीं दिखा, तो शायद इन्होंने पार्टनरशिप पूछा ही नहीं। हाँ, कंसोलिडेशन 30 नंबर का पूछा तो पार्टनरशिप नहीं पूछा, तो 5 नंबर में गार्नर मरे कब नहीं होता, इसकी एक्सेप्शंस ये बतानी थी। मे भी आपने क्वेश्चन याद कर रखा होगा, तो पेपर मुझे सिंपल सही लग रहा है। अब फिफ्थ का जो ए पार्ट है, फिफ्थ का ए पार्ट ये आपका किसका था, ये बैंक से था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, भाई ये सब चीजें दे रखी थी आपकी। फिफ्थ का ए पार्ट नहीं, ये इसके साथ है, सॉरी ये यहाँ से कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये फिफ्थ का ए पार्ट हो गया आपका। ये मेरे ख्याल से किसका आपका क्वेश्चन, बायबैक का, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक निकालना था आपको, 10 नंबर का क्वेश्चन था, और टेस्ट चेक करके निकालना था। ठीक है, और एंट्री भी डालनी थी उसके बाद, भाई तीनों टेस्ट लगा के देखने थे। ठीक है, लोन फंड 2 सिचुएशन थी, 3600 लाख का लोन फंड था, 4500 लाख का लोन फंड है। ये मैंने अपने लेक्चर्स में आराम से करा रखे क्वेश्चन, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपको भाई डिसाइड करना था, बायबैक कंप्लीट तब हुआ है, और उसके बाद एंट्री डालनी थी नरेशंस के साथ। ठीक है जी, 10 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका। फिर इसमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का क्वेश्चन था, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, रिबेट वाला 10 नंबर का क्वेश्चन था, रिबेट का, और डिस्काउंट क्रेडिट कितना होता है पीएनएल अकाउंट में, ये सब आपका आसान सा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान था। 6 की अगर मैं बात करूं तो उसने बायबैक की ही कंडीशंस पूछ ली आपसे, तो थियोरेटिकल था, ये आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर जो 68 होता है इसका बायबैक का, तो वो आपने देखा होगा। तो ये उसकी कंडीशन पूछ ली। उसके बाद ये लिक्विडेशन में इन्होंने क्या पूछा, लिक्विडेट एलएफएस अकाउंट, मैंने बोला भी था कि भाई एलएफएस अकाउंट जरूर आएगा, तो एलएफएस अकाउंट पूछा। नॉर्मल सा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट इसमें अलग नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। बी पार्ट हो गया। सी में इसका एलएलपी पूछा इसने, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, एलएलपी के भाई कैसे डिस्क्लोज करते हो, ये सब 5 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसके बाद आपका ये ईसॉप्स आ गया, ईसॉप्स है या ईएसपीपी है, ईसॉप्स का क्वेश्चन है, ईसॉप्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉर्मल सा 5 नंबर का ईसॉप्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका किसका आ गया, ये आ गया आपका हाँ, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था। इसमें जैसे शेयर्स की सब डिवीजन आ गई, कन्वर्जन आ गया, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गए डिवेंचर में, गुडविल राइट ऑफ होगी, तो 5 नंबर का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था। ओवरऑल पेपर वॉज वेरी इजी, वेरी 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 स्कोरिंग। इसमें हर बच्चा आराम से 60 प्लस लेके आ सकता है। 60 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, आराम से बच्चा अगर अच्छे से पढ़ के गया होगा तो 70, 80, 90 नंबर तक आएंगे एडवांस अकाउंट्स में। ठीक है, खैर अब जो भी है इसको कर देना साइड, इसको बिल्कुल आप कर देना साइड, और ऑडिट की तैयारी पे लग जाना। ऑडिट के लिए वीडियो क्या कैसे तैयारी करनी है 1.5 दिन के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो और अच्छे से ऑडिट की तैयारी पे लग जाओ। मेरा रिव्यू बस यही है कि एडवांस अकाउंट का पेपर आसान था, सिंपल सा पेपर था एडवांस अकाउंट्स का, आराम से आप इसको मैनेज कर सकते थे। ठीक है जी, आइए चलिए जी, अब ऑडिट की तैयारी में लग जाओ। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।